एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपके जो है सिलेबस में है, राइट। सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो एंड सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू it, and today's topic is environment concerns in the global politics. So इस पूरे चैप्टर में बेसिक हमारा एक जो है एक हम आइडिया जो लेकर चलने वाले वो ये है कि जो इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं आज वो हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट करने लग गए हैं कि ये हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुके हैं। सो थ्रू आउट द चैप्टर आपका यही चलेगा कि कैसे इन्वायरमेंट भी आज एक ऐसा इशू बन चुका है जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तभी से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक में पढ़ा जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो कि एक कंसर्न बने हुए हैं, राइट। तो सबसे पहला इशू जो ग्लोबली चल रहा है वो है फूड इनसिक्योरिटी का, राइट। तो पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज़ सभी कंट्रीज जो है वो ये चीज़ को कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस कर रही है कि जो कल्टीवेबल एरिया है, कल्टीवेबल एरिया मीन्स जिस पर कुछ उगाया जा सकता है, फर्टाइल लैंड है, वो जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, उल्टा उसका जो है एग्जिस्टिंग जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी इनफर्टाइल होता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है। यानी कि जो हमारे एक्चुअली जिस लैंड पर हम कल्टीवेट कर सकते हैं उसकी अमाउंट बढ़ने की जगह घटती जा रही है। एंड ऑब्वियसली अगर वो लैंड घटेगा तो आपकी प्रोडक्शन घटेगी, प्रोडक्शन घटेगी तो लोगों को ऑब्वियसली फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स होंगी। ग्रासलैंड्स जो है वो भी ओवरग्रेज कर दिए हैं, फिशरीज भी ओवर हार्वेस्ट हो चुकी है, बहुत सारी फिशिंग करने की लिए जो है अब फिशरीज भी ओवर हार्वेस्ट हो चुकी है। यानी कि नॉट जस्ट वेजिटेरियन ऑप्शन बट ऑल द नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस लाइक फिश एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड। वाटर बॉडीज में भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, इसकी वजह से भी फूड प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट हो रहा है। सो मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दी वेजिटेरियंस फिशेज, बिकॉज देयर आर टू ऑप्शंस। इवन वेजिटेरियंस के लिए भी फूड इनसिक्योरिटी और नॉन वेजिटेरियंस भी सेम चीज़ को फॉलो कर जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये किसके ये सब क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है जिसके कारण फूड इनसिक्योरिटी जो है हो रही है। और फूड इनसिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सेकेंड, वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड इशूज़ हो रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 की, उसके अंदर था कि 663 मिलियन पीपल जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसे हैं जिनके पास सेफ वाटर तक नहीं है, 2.4 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो है 3 मिलियन चिल्ड्रन जो है हर साल मर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ अ सेकेंड इशू, वाटर एंड सैनिटेशन का रहता है। तीसरा इशू इन्वायरमेंटल कंसर्न में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ जाता है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, सो मीन्स बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो वेराइटी है हमारी डाइवर्सिटी में, वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ स्पीशीज, वो वेराइटी कम होती जा रही है। और जब जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी उतना ही सर्वाइवल रेट, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो 10th क्लास में, कि जितनी ज़्यादा वेराइटी होती है उतना ही सर्वाइवल रेट जो है वो के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट हैं जो कि एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट को स्टेबलाइज करना हो, चाहे वो वाटर सप्लाईज को मॉडरेट करना हो, बहुत सारे काम जो है ये फॉरेस्ट करते हैं। और जितनी मेजॉरिटी ऑफ प्लांट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लैंड पर ही है। और नेचुरल फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं फॉर ऑल द डेवलपमेंटल पर्पसेस। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे बहुत सारे जो है हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट जो है प्लांट्स एनिमल्स के, वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जो कि स्पीशीज जो है काफ़ी सारी एक्सटिंक्ट होती जा रही है। एंड जिसकी वजह से देन देयर इज़ अगेन अ कंसर्न। देन इज अ ओजोन डिप्लीशन। सो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे एसीज या रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं उसकी वजह से मेनली जो है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है। और हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें यूवी रेज से बचाती है सन की, तो ऑब्वियसली हमें स्किन डैमेज से बचाती है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बिकॉज ऑफ
we humans, or what we can say is that some things are natural but not many things are nowadays anthropogenic, means human induced. So yes, अर्थ के ओजोन में होल जो है वो भी एक रियल डेंजर है। एंड देखिए, ओजोन लेयर में होल होगी तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट वन कंट्री हैज़ टू फेस। अगर आप ये सारे प्रॉब्लम्स देखें, आज ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, एक जगह पे फूड इनसिक्योरिटी होगी तो जो कंट्री उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से डिपेंडेंट है वो भी ऑब्वियसली इफेक्ट होगी। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर, अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ 2023 जनवरी में। सो जो है अगर वॉर चल रहा है और मे बी अगर वो किसी भी जैसे वो वीट एक्सपोर्टर जो है वो हाईएस्ट वीट एक्सपोर्टर्स थे दोनों ही कंट्रीज, तो डेफिनेटली वीट की शॉर्टेज पड़ रही है। सिमिलरली जो है ग्लोबलाइजेशन में अगर मान लीजिए कोई एक कंट्री है और अगर वो किसी इन्वायरमेंटल इशू से डील कर रहे हैं, चाहे जैसे ओजोन डिप्लीशन ही है, ये नॉट जस्ट इफेक्टिंग वन कंट्री बट ऑल दोज कंट्रीज जो कि उसके नियर हैं या फिर इन अ लॉन्ग टर्म एवरी अदर कंट्री, राइट। नाउ क्वालिटी ऑफ मेराइन एनवायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोस्टल पॉल्यूशन भी ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। ओपन सीज फिर भी क्लीन है, लेकिन जो कोस्टल वाटर्स है, कोस्टल मीन्स जो आपके लैंड के किनारे है जहाँ पर एक्चुअली में कोस्ट है विच इज़ वेरी क्लोज टू द ह्यूमन हैबिटेशन, तो वो बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूट हो रहा है जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से। सो इससे हमारा मेराइन एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है, राइट। बट अब सवाल आता है कि ये जो है हम लोग पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। उसका 3 जो है रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन सारी चीज़ों के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट कि ये एनवायरमेंटल इश्यूज ही हैं। मैंने जैसा कि बताया, फूड इनसिक्योरिटी अगर किसी कंट्री में हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, तो अगेन टाइम एंड अगेन आप किसके पास जाएंगे, आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन उठाएंगे ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें खाना क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगेन वो फिर कहाँ पर आ जाएगा कि सब कुछ या वेलबींग पूरी लोगों की जो है वेलबींग को इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु इज़ रूलिंग, राइट। सो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो गवर्नमेंट होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर कंट्री कोई चीज़ में फेल हो जाती है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन और समथिंग लाइक दैट, तो मे बी पीपल प्रोटेस्ट करें और उस गवर्नमेंट को हटा दे तो फिर वहाँ पर इंस्टेबिलिटी हो जाए। तो डेफिनेटली इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। गवर्नमेंट्स जो है बहुत सारे जो है इसीलिए स्टेप्स भी लेती हैं कि वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम कर पाएँ। क्यों? बिकॉज इससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज जो है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज से वो लोग बच पाएँ। लेकिन इज कंसर्निंग मोर देन वन कंट्री। नाउ हियर व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ politics, because it has a political consequences. Why it is a part of the world politics? Why we are studying in the world politics? Because of the really fact that कि ये जो है ऐसे environment related problem जो होते हैं, जैसे climate change वगैरह हो गया, ये एक कंट्री को नहीं डील करना पड़ता है बट बहुत सारी कंट्रीज को आपस में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। कोई एक भी कंट्री पॉल्यूट कर रही है तो एयर एंड वाटर पॉल्यूट होगा ही। थर्ड इज द रोल ऑफ द पावर। देखिए, अब इन्वायरमेंटल इश्यूज में ना पावर का भी रोल होता है। जहाँ पावर वहाँ पॉलिटिक्स। कहते हैं कि पॉलिटिक्स का बेसिस ही क्या है, पावर है। आप पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? ताकि आपको पावर मिले, राइट। वाई वी ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, ऑल द गवर्नमेंट्स, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर पावर। और उस पावर, सेम उसी पावर का रोल इन्वायरमेंटल इश्यूज में भी आ जाता है। जैसे कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, या फिर कौन जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भार जो है हु हैज़ टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस, कौन उसके लिए स्टेप्स लेगा। ये सारी जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस से एक क्वेश्चन और उठता है कि हाउ मच पावर, किसके पास कितनी पावर है, राइट। उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। मोर पावरफुल मे बी क्या करेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसको सफ़र नहीं करना चाहेगा। ही इज़ द मेन कॉज। ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री है बहुत पावरफुल है और वही जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रही है, बट बिकॉज इट इज़ हैविंग पावर तो मे बी वो ऐसा हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ले, राइट। सिमिलरली जिसके पास पावर होती है उसके पास डिसीजंस को लेने की जो है वो पावर रहती है। एंड अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो समथिंग विच मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। आप जो है जनरली, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे जनरली एक ये नोशन रहता है कभी कभी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज को ब्लेम करती हैं दैट वी आर यूजिंग मोर रिसोर्सेज और समथिंग लाइक दैट, कि ये जो है डेवलप कर रही है तो हम ज़्यादा जो है फॉसिल फ्यूल्स और कॉल वगैरह को यूज़ करते हैं एंड दैट दे आर नॉट यूजिंग दैट मच।
सो इसलिए जो सबसे ज़्यादा करे उस पर बर्डन रहना चाहिए। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये कह सकती हैं, कंट्रीज़ ये भी कह सकती हैं कि आपने तो यूज़ कर लिए, यू हैव यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्स एंड यू हैव डेवलप्ड, नाउ सिंस वी आर डेवलपिंग, तो हमें तो ऑब्वियसली just because you have developed, so we also have the right for the economic growth. So such issues are there, power play is there in the geopolitics. Now here this is a picture, right? So picture based question भी आ जाते हैं। ये LLC की पिक्चर है। बहुत सारे जो है लोग यहाँ पर LLC में आते थे। एज यू कैन सी कि ये सी बहुत ही आइसोलेटेड है, ये सी बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, इट हैज़ ऑल डिप्लीटेड। बिकॉज पहले क्या होता था कि इस LLC के अराउंड बहुत सारे लोग आते थे और बहुत सारे टॉक्सिक वाटर्स जो है यहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ देते थे, जिसकी वजह से यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, फिशिंग इंडस्ट्री, राइट। और इसकी वजह से शिपिंग इंडस्ट्री और बाकी सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कोलैप्स हो गई। और यहाँ पर जो है सॉइल में सॉइल लिक्विफैक्शन हो गया, यानी कि जो है सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से क्रॉप्स भी यहाँ पर उगना बंद हो गए। और एक ये लोकल एक जोक बन चुका है कि इफ़ एवरीवन हु हैड कम टू स्टडी द एरल हैड ब्रॉट अ बकेट ऑफ वाटर द सी वुड बी फुल बाय नाउ। अब व्हाट इसका ये जो है सरकाज़म है कि अगर जितना आप इस चीज़ को स्टडी करने आ रहे हैं इस पर अगर स्टेप्स लेते तो आई थिंक कि आज ये वापस से ये जो डिप्लीट हो गया है वो माइट हैव बी इम्प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज दिस कार्टून। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग पे भी कमेंट कर रहा है। ये जो कार्टून है एक्चुअली में इसके अंदर फिंगर्स हैं। फिंगर क्या डिनोट कर रहे हैं? पॉल्यूशन विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, फिंगर्स चिमनीज बनाए हुए हैं, राइट। और ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर, इस वर्ल्ड मैप को लाइटर के फॉर्म में दिखाया गया है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि एक्चुअली इट्स बर्निंग, वर्ल्ड इज बर्निंग, वर्ल्ड जो है वो बर्न हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज से। तो यहाँ पर देखिए चिमनीज, फिंगर्स जो है वो चिमनीज डिनोट करिए और वर्ल्ड जो है वो लाइटर या बर्नर डिनोट कर रहा है। अब ये क्या इंटेंशन दिखाना चाहता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, क्योंकि चिमनीज जो है वो इंडस्ट्रीज में ही होती है इन जनरल। अगर ये कॉन्टिन्यूड रहा तो जो है एक दिन ऐसा दिन आएगा कि जितना भी फ्लोरा और फौना है, जितना भी इकोसिस्टम है, वो सब बर्न अप हो जाएगा, यानी कि अर्थ बर्न अप हो जाएगा। एक अगर हम इसको लार्जर पिक्चर में देखें, व्हाई डू यू थिंक द फिंगर्स आर डिजाइन लाइक अ चिमनीज एंड द वर्ल्ड मेड इनटू अ लाइटर? बिकॉज इट इज ड्रॉइंग आउट द मैसेज दैट कि जो है कलेक्टिव वर्ल्ड जो है, क्योंकि लाइटर का काम क्या होता है? आग लगाना, राइट। सो जो हम वी द वर्ल्ड आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और जो फिंगर्स हैं वो चिमनी से, इसलिए लार्जर वे में अगर एक मतलब उसको देखने का तरीका ये भी हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ कि वी ओनली, क्योंकि हमारी ही फिंगर्स है जो चिमनीज है, सो इट्स वी ओनली हु आर गोइंग टू बियर द ब्रांड, जो कॉन्सिक्वेंसेस को सहेगा, एंड इट्स वी ओनली जो एक्चुअली में कॉज है। तो हम ही कॉज है और हम ही पर कॉन्सिक्वेंस भी आएगा, राइट। नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ग्रोइंग एनवायरमेंटलिज्म इन पॉलिटिक्स, यानी कि एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आखिर पॉलिटिक्स में कब से आना चालू हुए? तो कुछ ऐसे एक आध इंसिडेंट्स रहते हैं जिससे वो चीज़ें बढ़ती गई और बढ़ती गई, राइट। तो पहले क्या था कि 1916 से ये दौर चालू हुआ। क्लब ऑफ रोम एक ग्लोबल थिंक टैंक है, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में। इसके अंदर एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये बताया गया था कि अर्थ के रिसोर्सेज कैसे डिप्लीट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। एंड इसको देखकर एक्चुअली इतना ज़्यादा वो ड्रामेटिक वे में बताया गया था कि लोगों को एक्चुअली में एनवायरमेंटल अवेयरनेस हुई 1970s में। इट इज़ अ वेरी अर्ली फिनोमेना। तब तक उन्हें लग रहा था, उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन एक बैड साइड धीरे धीरे लोगों को अवेयर होने लग गया दैट एनवायरमेंट हैज़ अ वेरी हार्ड कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। उसके बाद इससे अवेयर होकर जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज है, स्पेशली यूएनईपी का फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है उन्होंने जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज रखे और उन्होंने जो है डिटेल्ड स्टडीज़ की इस पर, एंड देन उन्होंने इस एक कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के प्रति उसको लाने की कोशिश की।
एंड देन जब ये ऐसा हुआ तब क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो है ये बढ़ा। सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार अगर है कुछ तो दैट इज डी जेनेरो अर्थ, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ समिट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट, मार्केट एज अ स्टार पार्ट और क्वेश्चन, क्योंकि इस पे जो है काफ़ी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इन्वायरमेंटल इश्यूज का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ मीटिंग रही तो ये रही 1992 में रियो डे जेनेरो ब्राज़ील में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था। इसको जो है अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, बोथ फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन पर्पज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस समिट को 170 स्टेट्स ने, थाउजेंड्स ऑफ NGOs और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने जो है ज्वाइन किया था। तो बहुत अच्छी इसकी जो है पार्टिसिपेशन भी रही थी और काफ़ी जो है स्कोप भी या फिर वाइड अवेयरनेस इसने फैलाई थी। इसके अंदर एक इशू की बात मतलब खड़ी हुई जिसके बारे में आपको बता रही थी, रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड जो है, जिनको ग्लोबल नॉर्थ के नाम से जाना जाता था, ग्लोबल साउथ के लिए एक डिफरेंट एनवायरमेंटल एजेंडा उन्होंने बनाया for the poor and developing countries of the third world, that is called the global south. first world, second world and third world already हम लोगों ने किया हुआ है, जो चैप्टर आपका इस साल कट हो गया, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। दिस विल नॉट बी री इंस्टेटेड या फिर री एक्सप्लेन। दैट कोल्ड वॉर हुआ था, उसमें से फर्स्ट वर्ल्ड आपको पता है कौन था, सेकेंड वर्ल्ड आपको पता ही है कि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वाली कंट्रीज USA वाली वेस्ट थी, एंड सेकेंड वर्ल्ड वाज ईस्ट, एंड थर्ड वर्ल्ड वर ऑल दोज हु हैव नॉट जॉइंड इट। तो थर्ड वर्ल्ड मैंने आपको ये भी बताया था कि मोस्टली डेवलपिंग कंट्री से ही था। तो ऐसे दो पार्ट बन गए, एक तो ग्लोबल नॉर्थ जो कि बहुत ही रिच डेवलप्ड कंट्री से बना हुआ है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, एंड आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन कौन सी है, राइट। एंड एक हो गया आपका ग्लोबल साउथ जिसके अंदर आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो मेनली जो है वो किससे कंसर्न थी, ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग से, और जो सदर्न स्टेट्स थी वो जो है इस चीज़ से उन्हें जो है ज़्यादा कंसर्न था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि इन कंट्रीज़ का भी तो राइट है, जस्ट बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्चुअली ऑलरेडी डेवलप्ड देमसेल्व्स। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि इनके लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा बिकॉज इन्हें अभी डेवलप्ड होने का मौका मिला है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस करना जो है इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज दे हैव टू सी द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्रीज एट द सेम टाइम। यू हैव टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, बट यू कांट फुली इग्नोर कि भाई हम फुली रिन्यूएबल जाएंगे। सो वो थोड़ा सा कंसर्न था कि कैसे दोनों को बैलेंस करके चले। वेयर ग्लोबल नॉर्थ जो है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी थी, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था, राइट। तो रियो डी समिट जो है वो बहुत सारी इश्यूज़ पे उन्होंने बात की, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, और उन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को दिया, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो सभी को फॉलो करनी चाहिए। उसका नाम उन्होंने जो है लिस्ट का नाम एजेंडा 21 रखा, राइट। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस और डिफ़िकल्टीज़ थे इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड। सभी में ये निकला कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल होना भी ज़रूरी है, यानी कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है बट इसके साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है। और उसमें सबसे पहले जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है बातें की गई, यानी कि यही इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसलिए समिट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ के इश्यूज़ को एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जो एजेंडा 21 है वो ज़्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर में था और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पर कम ध्यान दे रहा था, राइट। सो नेक्स्ट वन इज दैट रेज योर हैंड इफ़ यू वांट टू सेव द planet, right? So are there are different perspectives from which the rich and the poor countries agree to protect the earth, right? So this small one is actually referring to the अगर question आता है तो ये small one is referring to the developing countries and the bigger one and the larger one is referring to the developed countries. तो वहीं रियो डी जेनेरियो से ही इंस्पायर्ड कार्टून है, जैसा कि आपने देखा कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ जो है वो और अदर मतलब चीज़ों पर थे, और एंड में जैसा कि बताया गया कि जो है
रियो डी जेनेरो की जो एजेंडा 21 थी, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बनाई थी, तो वो ज़्यादा किस पर फोकस कर रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ पर और कम इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पर। इसीलिए इफ़ यू वांट टू सेव प्लैनेट, यानी कि इन्होंने क्या किया, एक्चुअली दे वर सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज होगा ही, आपको रिसोर्सेज लेने ही हैं, आपको वुड काटना ही पड़ेगा, आपको कोल चाहिए ही अपनी इंडस्ट्रीज़ में। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को फेवर कर रहे थे। एंड मतलब कि इन्होंने फुली रेज किया है। एवरीबडी नोज क्रॉस्ड फिंगर्स, व्हाट डू द क्रॉस्ड फिंगर्स मीन्स? वन वे इज दैट आई विश, right? But the second meaning of the crossed finger is that false promise, right? 5 years later 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट निकली, आर कॉमन फ्यूचर। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स मिली थी। जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, और स्पेशली जब साउथ जो है वो फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिमांड कर रहा है, क्योंकि सदर्न कंट्रीज दे वर नॉट डेवलप्ड येट, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द पार्ट 1। एंड द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो हम लोग करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स, राइट, विच इज़ आवर सेकेंड टॉपिक। So I hope you understood it, and we'll meet up in the second part of the video. Take care.